अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज के लिए मुकम्मल गाइड, आज इसका पार्ट 2 होगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने पार्ट 1 को बहुत ज़्यादा पसंद किया। पर्सनल में इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि आप लोगों को सामान पैक करने में बहुत आसानी हुई। तो हमारी वीडियोस का मकसद ही यही था कि आप लोगों के लिए आसानी हो। सिर्फ़ और सिर्फ़ इतने ढेर सारे लोगों में से एक कमेंट ये आया कि आपने इतना सामान ले जाने के लिए कहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम उस सामान को लेकर अपने साथ-साथ फिरें। तो एक चीज़ ज़हन में आप रखें कि मिना से जिस वक़्त आप निकलेंगे, उस वक़्त ये जितना भी सामान मैंने आपको बताया वो सब का सब आपका एक हैंड कैरी में आ जाएगा। इतना ज़्यादा वो सामान नहीं था, लेकिन वो सामान आपका 5 दिन के लिए था। आज की जब आप वीडियो देखेंगे, तो आपको मुकम्मल तौर पर आइडिया हो जाएगा कि आपको वो सामान ले जाने के लिए क्यों कहा गया। दूसरा ये कि जब आप मिना से निकलेंगे, तो आपको होटल वाले जो होंगे वो होटल के पास ही से आपको बस का इंतज़ाम करके देंगे। और जो आपके मुअल्लिम होंगे वो आपको होटल के बाहर से लेकर जाएँगे और मिना के ख़ैमे के बाहर वो बस आपको उतारेगी। आपको सिर्फ़ बस तक अपना ये सामान लेकर जाना होगा। जब आप ख़ैमे के बाहर उतरेंगे, बस से लेकर ख़ैमे तक आपको ये सामान पहुँचाना होगा। उसके बाद ये सामान लेकर आपको घूमना-फिरना नहीं है। ये सारा सामान आपका मिना के टेंट के अंदर ही रहेगा, आपकी जगह पर मौजूद होगा। वक़्त आपने अरफ़ात और मुज़दलिफ़ा के लिए जाना होगा, तो ये आपको तीसरी वीडियो में गाइड कर दिया जाएगा कि वो सामान आपको उठाकर लेकर जाना होगा, तो उसके लिए कौन-सा सामान होगा जो आपके पास होना ज़रूरी है। इसी तरह जब आप आज की वीडियो देखेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपको ये सामान लेकर जाने के लिए क्यों कहा जा रहा है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल तौर पर गाइडलाइन मिल जाए। दूसरा एक सवाल इन्हीं खातून का था, उनका ये कहना था कि शायद ये जो गवर्नमेंट की स्कीम में आए हुए हैं, ये जगह उनको मिलेगी, हम तो प्राइवेट आए हैं। तो यहाँ पर भी आपको गाइड कर दूँ कि जितने पाकिस्तानी हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम से जा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट जा रहे हैं, सबने यहीं पर आना है। सिर्फ़ 2 तरह के लोग जो होंगे, वो इससे बाहर होंगे। एक तो वो जो कि वीआईपी हज कर रहे हैं, दूसरे वो जो कि वीवीआईपी हज कर रहे हैं। तो जो वीआईपी हज कर रहे हैं, हो सकता है उनको कैटेगरी सी में डाल दिया जाए और जो वीवीआईपी हज भी कर रहे हैं, वो भी कैटेगरी बी तक ही जा सकते हैं और वो बिल्कुल ना होने के बराबर लोग हैं, जो बी तक पहुँचेंगे और कैटेगरी ए जो है वो बाकी मुल्कों के लिए होती है। अब उसमें हमें इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसा समझ लें कि 80 टू 90% जो पाकिस्तानी हैं, उन्होंने इसी कैटेगरी डी में ही रहना है। इसी वजह से आपको डी कैटेगरी के ख़ैमों का अहवाल जो है वो दिया जाएगा और यहाँ पर खाना और वॉशरूम्स ये सब के बारे में आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। और बात क्लियर कर दी जाए कि इन वीडियोज़ का मकसद आपको वहाँ के हालात से डराना नहीं है, लेकिन आप देखिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला का है कि क़यामत के बारे में, अज़ाबात के बारे में या वहाँ के जन्नत और जहन्नुम के बारे में पहले से ही बता दिया गया और क़यामत के बारे में भी पहले ही नक्शा क्यों बताया गया कि वहाँ के लिए तैयारी कर लो। इसी तरह आपको भी हज में अल्लाह ना करे आपके लिए हज में कोई मुश्किल हो, लेकिन अगर आपको भी हज में कोई मुश्किल पेश आए, उससे पहले ही अगर आपने तैयारी की होगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और आज की वीडियो से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको अपने साथ और तैयारी करने के लिए और किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हज करवाना अल्लाह सुब्हाना व तआला का काम है और उसमें आसानी पैदा करना भी अल्लाह सुब्हाना व तआला का काम है। हम सिर्फ़ आपको वहाँ पर होने वाले तमाम अहवाल बता सकते हैं ताकि आपके लिए वहाँ पर रहना और उस माहौल में एडजस्ट होना आसान हो जाए। दूसरी बात कि पिछले साल जितने लोग हज के लिए गए थे, उन लोगों से तमाम के तमाम अहवाल लिए गए हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो माविनीन हज हैं, आजकल हज की जितनी तैयारियाँ हो रही हैं, उनके साथ भी राब्ता है, तो उनसे भी अहवाल लिए जा रहे हैं और उसके बाद आपको गाइड किया जा रहा है। तो चलें आएँ, आज की अपनी वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हज जो है वो
8 ज़िलहिज्जा को शुरू होता है। 7 ज़िलहिज्जा की शाम के बाद होटल वाले आपको पहले ही से बता देते हैं कि आज शाम को आपने मिना जाना है, तो आप अपनी तैयारी कर लें। इसलिए 7 तारीख को आप एहराम वगैरह बाँधकर शाम को आप मिना की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो अगर आप में से कोई ये कहता है कि मैं तो मसनून हज करूँगी और मैं 8 ज़िलहिज्जा को जाऊँगी और मैंने शाम में नहीं जाना, तो यहाँ पर मैं आपको रोकूँगी। उसकी वजह ये है कि इस साल सऊदी गवर्नमेंट ने हज के लिए और हाजियों के लिए बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई है, ताकि इनके जो ख़ैमे हैं और बाकी जगह हैं, वहाँ के इंतज़ामात में किसी किस्म की कोई गड़बड़ ना होने पाए। तो इसी सख्ती को देखते हुए अगर आप अपने मौल्लिम के साथ ही निकल जाएँ और आपका मौल्लिम आपको पूरे प्रोटोकॉल के साथ आपके ख़ैमे तक पहुँचा कर आएँगे और अगर आप अपने तौर पर दूसरे दिन जाना चाहती हैं, तो फिर आपको ख़ैमे ढूँढने में भी काफ़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए जैसे ही आपको मौल्लिम कहते हैं कि आज शाम को निकलना है, तो आपको वहाँ पर चले जाना चाहिए। दूसरी बात ये कि आप अगर ये सोचते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 ज़िलहिज्जा को गए थे, हम साथ में कैसे जा सकते हैं? तो मग़रिब के बाद तारीख़ चेंज हो जाती है, 8 ज़िलहिज्जा हो जाती है। इसी वजह से सऊदी गवर्नमेंट ने लोगों की आसानी के लिए और रश से बचने के लिए लोगों को 7 ज़िलहिज्जा की जो शाम आ जाती है, तकरीबन सारी रात बसें चलती हैं और हाजियों को मिना शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि 8 तारीख शुरू हो गई होती है। तो इसमें भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, शाम के बाद जा रहे हैं, तो फिर 8 तारीख शुरू हो गई है और ये आप ही की सहूलत के लिए आपको जल्दी लेकर जाया जा रहा है। फिर जब डी कैटेगरी के जो ख़ैमे हैं, जैसे ही आप वहाँ पर पहुँचेंगे, तो इस तरह से बड़े-बड़े ख़ैमे आपको नज़र आएँगे। मर्दों के ख़ैमे अलहदा होते हैं, औरतों के ख़ैमे अलहदा होते हैं। इनमें इस तरह से गद्दे बिछे हुए होते हैं। ये गद्दे बिल्कुल साथ-साथ लगे हुए होते हैं, एक-दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए गद्दे होते हैं। इनके बीच में से कोई रास्ता नहीं होता, गद्दों के ऊपर से गुज़रकर आपको वॉशरूम वग़ैरह जाना पड़ता है। और इन गद्दों के साथ-साथ आपको एक तकिया और एक चादर भी यहाँ पर दी जाती है। रात में थोड़ा जल्दी चले गए हैं, तो फ़ौरन अपना एक गद्दा सेलेक्ट करें और एक साइड पर गद्दा हो, जिसके लिए आपके बाहर आने-जाने में भी आपको ज़रा आसानी हो जाए और वो बहुत ज़्यादा दरमियान में भी ना हो। उसका फ़ायदा आपको बाद में ये होगा कि आपको सोने के लिए आसानी हो जाएगी। और यहाँ पर ऐसा करें कि अपने गद्दे के सर के ऊपर, थोड़े लंबे गद्दे होते हैं, तो अपने गद्दे के सर के ऊपर आप अपना सामान रखें और अगर आपके पास कुव्वत ताकत है और आप रास्ते से थकी नहीं हैं, तो इन्हीं पर बैठकर आप अपने ज़िक्र-अज़कार में मशगूल हो जाएँ। यहाँ पर ऐसा होता है, जो मैं आपको कुछ अहवाल ऐसे बताऊँगी कि जो यहाँ पर ख़वातीन करती हैं और आपने नहीं करना। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि ख़वातीन क्या करती हैं, क्योंकि गद्दों का साइज़ थोड़ा छोटा है, तो जो थोड़ी भारी जिस्म वाली होती हैं या कुछ ख़वातीन जो थोड़ी खुली जगह लेकर सोने की आदी होती हैं, वो जब देखती हैं कि हम तो जल्दी आ गए और अभी तो गद्दे बहुत ज़्यादा हैं, तो वो क्या करती हैं कि एक के बजाय 2-2 गद्दे ले लेती हैं, एक पर अपना सामान रख देती हैं, एक पर खुद ज़रा चौड़ी-सी होकर लेट जाती हैं। तो फिर क्या होता है कि सारी रात बसें आती रहती हैं, काफ़िले आते रहते हैं और उन सब ने भी इधर ही एडजस्ट होना होता है, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने सबको काउंट करके उतने ही गद्दे यहाँ पर लगवाए होते हैं। तो जब वो ख़वातीन आती हैं और आपके पास 2 गद्दे होते हैं और फिर वो आपसे 1 गद्दा डिमांड करती हैं, आप नहीं दे रही होती, तो इस चीज़ पर मिना में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, स्पेशली गद्दों पर, तकियों पर, चादरों पर। तो एक चीज़ हम सबको ज़हन में रखनी चाहिए कि हमारा हक यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक गद्दे का है, चाहे वो गद्दा छोटा है या बड़ा है, जैसा भी है, हमने हज के दिनों में इन्हीं के ऊपर एडजस्ट होना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हज का जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम बताया, वो था वला जिदाला, आपने लड़ना नहीं है। इस वक़्त आप एहराम की हालत में हैं, इस वक़्त सब्र करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और आपको बार-बार ये जो मैं दिखा रही हूँ, आप देख लें कि कितने साथ-साथ ये गद्दे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों को इकट्ठे सोने की भी आदत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर आपको एडजस्ट होना पड़ता है, लड़ाई-झगड़े से परहेज़ करना पड़ेगा और फिर इस सारी रात में काफ़िले आते रहेंगे, ख़वातीन आती रहेंगी, ख़वातीन आएँगी भी, बातें भी करेंगी और इस रात में
अगर आपको सोने की हाजत है तो जो मैंने आपको आइस कवर और एयर कवर बताए थे तो वो लगाएं और आराम से साइड वाला गद्दा लेकर आप सो जाएं, वरना आपको एडजस्ट होते होते फजर भी हो सकती है क्योंकि सारी रात लोग आते रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जाते ही एक ही गद्दा लीजिएगा, किसी का हक नहीं मारिएगा और अपना सामान अपने गद्दे के ऊपर रखकर रिलैक्स हो जाए। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डी कैटेगरी में एसी नहीं है बल्कि कूलर हैं, और ये लेटेस्ट व्यू आपको ऊपर से दिखाया जा रहा है कि इस तरह के सारे कूलर होंगे। शदीद गर्मी है, दोपहर में अक्सर जो कूलर हैं वो कूलिंग करना छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर आपको शदीद घबराहट होने लग जाती है क्योंकि लोग भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आपको फ़ायदा देगी चीज़ वो आपके हाथ वाले पंखे होंगे। जो छोटे-छोटे से पंखे आए हुए हैं जो मोबाइल के चार्जर से भी चार्ज हो जाते हैं, अगर वो भी आपके पास हो तो उसमें भी आपको आसानी होगी। तो ये पंखे यहाँ पर आपके बहुत काम आएँगे। फिर आपको ख़ैमों के सारे अहवाल बताए हैं, तो इन ख़ैमों में कोई अलहदा से जगह नहीं है जहाँ पर आप जाकर नमाज़ पढ़ेंगे। तो जिस वक़्त आपने नमाज़ पढ़नी होगी तो उस वक़्त आप अपना गद्दा उठा के सीधा खड़ा कर देंगी, वहाँ जाए-नमाज़ डालेंगी और आप अपने नमाज़ या नवाफ़िल अदा करेंगी, और उसके बाद जब आपने ज़िक्र-अज़कार करना होगा तो दोबारा गद्दा डालकर उस पर बैठ जाएँ, क्योंकि इसकी जो ज़मीन है वो थोड़ी-सी ऊपर-नीचे होती है, थोड़ी-सी पथरीली होती है, तो बहुत ज़्यादा देर तक आप इस ज़मीन के ऊपर जाए-नमाज़ पर भी नहीं बैठ सकते, हालाँकि नीचे कारपेट डले हुए होते हैं। तो जाए-नमाज़ भी खाली डालकर आप बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते, तो अपने नमाज़ पढ़ें, नवाफ़िल अदा करें, गद्दों के ऊपर नमाज़ नहीं होती है, तो आपने जो ही नमाज़ और नवाफ़िल अदा की है, दोबारा गद्दा डालें और अपना ज़िक्र-अज़कार और कुरान पाक, तकबीरात वग़ैरह का विर्द अपने गद्दे पर बैठकर कर लें। मिना में खाने कैसे होंगे? आएँ इसकी तरफ भी देख लेते हैं। ख़ैमों के अंदर सऊदी गवर्नमेंट खाना खुद देती है, और वो जो खाना होता है वो हम पाकिस्तानियों के हिसाब से, थोड़ा टेस्ट के हिसाब से काफ़ी हद तक डिफरेंट होता है, फीका भी होता है, हमारे ज़ायके के मुताबिक नहीं होता। अक्सर पाकिस्तानियों को वो खाना समझ में नहीं आ रहा होता। इसमें भी आपको एक टिप देती जाऊँ कि ऐसा होता है कि सुबह में वहाँ पर वो रोटी और सालन देते हैं, दोपहर और रात में इस तरह से डब्बे आते हैं, जिसमें तो बता दूँ कि हर एक के लिए उन्होंने खाना दिया होता है, लेकिन क्या लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर उस खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं, छीना-झपटी करते हैं, तो ऐसा करने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास आपका खाना पहुँचेगा, और अगर नहीं पहुँच रहा तो आपको जाते हुए बताया था कि कुछ पैकेट फूड्स अपने पास रख लें। अगर आपके पास ज़्यादा पैकेट फूड होंगे तो आप बड़ी आसानी से अपने लिए आसानी कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद भी, छीना-झपटी के बावजूद भी खाना इतना ज़्यादा होता है कि आप तक भी खाना पहुँच जाता है, और इसी तरह वो लाकर बड़े-बड़े से ट्रे होते हैं, जिनमें वो डब्बे और सब लाकर आपके ख़ैमों के बिल्कुल अंदर दरवाज़ों के पास जो ख़ैमों के पर्दे होते हैं, उनके पास वो रख देते हैं, और आप वहाँ से जाकर अपना खाना उठा सकते हैं। ये चीज़ वहाँ पर इस तरह के फ्रिज भी बाहर होते हैं, जिसके अंदर उन्होंने ठंडे पानी की बोतलें रखी होती हैं, पानी भर कर रखा होता है, और कुछ जगहों पर जूस भी होता है। मगर यहाँ पर भी लोग क्या करते हैं, हाजी साहिबान क्या करते हैं, वो भागकर जाते हैं और जहाँ देखते हैं कि ठंडी बोतलें हैं, जूस हैं, वो इनके ऊपर टूट पड़ते हैं। ढेर सारी ठंडी बोतलें निकाल लीं, बहुत सारे जूस निकाल लिए, उठाकर अपने ख़ैमों में ले आते हैं कि भई हम जो है वो बाद में इस्तेमाल करेंगे। गर्मी ज़्यादा होती है, थोड़ी ही देर के अंदर बोतलें भी गर्म हो जाती हैं, जूस भी गर्म हो जाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं कि आधी पानी की बोतल पी और आधी बोतल फेंक दी, और इसी तरह आधा जूस पिया क्योंकि शदीद गर्म हो जाता है, टेस्ट भी चेंज हो जाता है, वो फ्रिज से निकला हुआ होता है, तो आधा पिया और आधा फेंक दिया। तो वहाँ पर आपको ढेरों ढेर सामान जो होगा खाने-पीने का, क्योंकि उन्होंने लाकर तो सब कुछ रखा होता है, तो वो आपको अक्सर डस्टबिन में पड़ा हुआ मिलेगा। इसी तरह वो ख़वातीन जिनको पता भी होता है कि ये खाना उनके टेस्ट के मुताबिक नहीं है, वो भी 2-2 3-3 डब्बे जल्दी से जाकर उठा लेती हैं, और उसमें वो क्या होता है कि बाद में उनसे वो खाया नहीं जाता और वहाँ पर वो किसी को दिया भी नहीं जाता। तो वो क्या होता है कि जब उनसे खाया नहीं जाता और गर्मी में अपने पास रखा भी नहीं जाता क्योंकि 3 टाइम तो खाना आ रहा होता है, तो फिर वो बाद में वो डब्बे उठाकर उस वक़्त तो ज़्यादा ले लेती हैं, और बाद में वो डब्बे उठाकर फिर वो डस्टबिन में डाल देती हैं। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आपको ज़रूरत है ठंडे पानी की तो उतनी ही बोतलें लें जितनी आपकी ज़रूरत है, बाकी रहने दें, वो आपका हक नहीं है, वो लोगों का हक है। और
अगर आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास आपका थर्मस होना बहुत ज़रूरी है, तो आपके पास आपका थर्मस है। अगर आपने 2 ठंडे पानी की बोतलें ले ली, तो उनको अपने थर्मस में डाल लें ताकि पानी ठंडा रहे, पानी मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल भी हो और जितना हमारा हक है, हम उतना ही वहाँ से लें। तो आपको मैं बार-बार बता रही हूँ कि हमारा जितना हक है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ उतना लेना है। हद से ज़्यादा अगर लेंगे, तो हज में अपने लिए भी नुकसान करेंगे और दूसरों के लिए भी नुकसान करेंगे। फिर इसके अलावा इन तमाम ख़ैमों के अंदर आप जब तक रहेंगी, आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भई हम तो बहुत पैसे वाले हैं, हम वहाँ से खाना खरीद के खा लेंगे, तो ज़रूर आप ज़रूर खरीदिए। लेकिन बाहर वहाँ पर जो दुकानें होती हैं, खाने वाली दुकानें मौजूद होती हैं मिना में, उन पर इतनी लंबी लाइन होती है कि वहाँ से खाना लेकर आना कोई आसान काम नहीं है और घंटों-घंटों आपको धूप में खड़ा होकर वो खाना लेना पड़ता है। इसलिए पूरी कोशिश करें कि अपने खाने-पीने के लिए वहाँ पर जो घंटे आपने ज़ाया करने हैं, उससे बेहतर ये कि आपके अपने पास कोई अच्छी और बेहतरीन चीज़ हो। और तो यहाँ पर आपको एक और टिप दे देती हूँ, वो टिप ये है, आइडिया दिया था कि आपने पके-पकाए खाने किसी भी अच्छे स्टोर से अगर आप लेकर साथ चली जाएँ, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि खाने, क्योंकि ऐसे खाने जो होते हैं वो पाउच में होते हैं। आपने इलेक्ट्रिक केटल में पानी बॉयल किया, उसके अंदर एक पाउच डाला और पाउच को निकाला और सुबह के टाइम पर मैंने आपको बताया कि रोटी होती है और साथ में सालन होता है, तो आप 1 रोटी के बजाय दिन की 3 रोटियाँ अपनी सुबह के टाइम पर ले लीजिए। 1 रोटी इस्तेमाल कर लें, बाकी रोटियों को आप अच्छी तरह लपेट कर रख लें। दोपहर को आपने अपना पैकेट फूड से 1 पाउच निकाला, उसको गरम किया, रोटी आपके पास मौजूद होगी, उसी रोटी के साथ आप अपना सालन खाकर आप अपना अच्छा वक़्त भी गुज़ार सकती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त जो है वो आप अपने ज़िक्र-अज़कार में लगाएँ, तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। फिर इसी तरह आपके पास पैकेट फूड भी मौजूद होगा। अगर आपको वक़्फ़े-वक़्फ़े से भूख लगे बीच में और आपका दिल चाहे तो आप अपने पैकेट फूड से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़रूरत ही नहीं है कि आप बाहर जाएँ और अपना वक़्त ज़ाया करें। और ये भी एक टिप जो है, ये आपके बहुत ज़्यादा मिना में काम आएगी इंशाअल्लाह ताला। वहाँ पर चाय के बड़े-बड़े कूलर आते हैं, दिन में 2 टाइम चाय भी आती है, 1 टाइम सुबह में आती है, 1 टाइम शाम में आती है। लेकिन उसके ऊपर इतनी छीना-झपटी होती है, ख़वातीन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ख़वातीन आगे जाके ले सकें। और मर्द हज़रात भी जो ले रहे होते हैं, तो वो इसी तरह भाग-दौड़ के एक-दूसरे से आगे निकलते हुए वो चाय ले रहे होते हैं। तो जितनी देर में आपको पता ही चलेगा कि बाहर चाय आ गई है, उतनी देर में हाजी साहिबान चाय पीकर, बल्कि बहुत सारी को गिरा कर ज़ाया करके जा चुके होंगे। तो यहाँ पर भी जो मैंने आपको टिप दी थी कि आपके अपने पास इलेक्ट्रिक केटल का होना ज़रूरी है और इसी तरह एक्सटेंशन वायर, तो यही आपके काम आएगी। कोई आपको टेंशन नहीं होगी, मॉर्निंग में भी आपने चाय पीनी है तो आप अपने लिए खुद अपने टेस्ट के मुताबिक बना लें और इवनिंग में भी अपने टेस्ट के मुताबिक बना लें। इसी तरह आपके पास निम्को चिप्स, बिस्किट वगैरह मौजूद होंगे, इसके साथ लें और अपनी जगह पर बैठे-बैठे अपने आप को ज़िक्र-अज़कार में मशगूल रखें, किसी किस्म की कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर मिना में वॉशरूम्स कैसे होंगे? तो यहाँ पर भी वॉशरूम के लिए आपको बेहतरीन टिप दे देती हूँ कि कभी भी आपने नमाज़ों के औकात में वॉशरूम नहीं जाना है। अगर आपने तहज्जुद के टाइम भी जाना है, तो तहज्जुद के टाइम से थोड़ा-सा पहले आप उठें, आप वॉशरूम चली जाएँ। अगर आप रश से, गंदगी से या परेशानी से बचना चाहती हैं, तो आपने नमाज़ों के औकात में कभी भी वॉशरूम का रुख नहीं करना। हर नमाज़ से 1 या डेढ़ घंटा पहले जाकर आपने वॉशरूम से फ़ारिग हो जाना है, आपने वज़ू करके आ जाना है। और अगर आप नमाज़ों के औकात में जाती हैं, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा रश लग जाता है वॉशरूम के लिए और साथ में वज़ू के लिए, और उस रश की वज़ह से अक्सर आप अव्वल वक़्त की नमाज़ों से भी रह जाते हैं। तो नमाज़ के औकात में नमाज़ से कम 1 से डेढ़ घंटा पहले आपने फ़ारिग होना है और फ़ारिग होकर फिर आपने आकर अपने आप गद्दे पर बैठ जाएँ, ज़िक्र-अज़कार में मशगूल हो जाएँ। अपने आप को मुकम्मल तौर पर ज़िक्र-अज़कार में रखें, क्योंकि ये बख्शिश के दिन हैं और जैसे ही अज़ान हो तो अव्वल वक़्त की आप नमाज़ पढ़ें, तो ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगी। फिर इसी तरह एक और टिप आपको देती हूँ, वो टिप है साबुन के मुतल्लिक
کہ آپ کے पास जो बगैर खुशबू का साबुन होगा, इस तरह से उसके छोटे-छोटे पीसेस कर लें। आपने क्योंकि 5 दिन वहाँ रहना है तो 10 से 12 जो आपके पास होंगे ये साबुन के टुकड़े या 15 टुकड़े, इसी तरह जो प्लास्टिक की छोटी-छोटी थैलियाँ बताई थी इसमें 10 से 15 ये छोटे-छोटे टुकड़े आप डालकर अपने जो आपका क्रॉस बॉडी बैग होगा उसके अंदर आप रखेंगी और जैसे ही आप वॉशरूम जाएँ, आपने उसमें से एक टुकड़ा ये निकाला साबुन का और इससे हाथ वगैरह धोए, इसको यूज़ किया आपने और फिर इसके बाद इसको वहीं छोड़ दें क्योंकि ये टुकड़ा ऑलरेडी इतना छोटा होगा, आपके एक ही टाइम के लिए काम आएगा। तो आपको साबुन के खुश्क होने का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और फिर आपको ये भी परेशानी नहीं होगी कि गीला-गीला साबुन अब मैं कैसे लेकर जाऊँ पर रखूँ और इसको रैप कैसे करूँ क्योंकि आपके पास मिना में, ख़ैमों में जगह कम है। तो इस टाइप के काम भी अगर आप छोटी-छोटी टिप्स को फ़ॉलो कर लें, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। फिर आप वॉशरूम से फ़ारिग हों, आप वापस आएँ, आप ज़िक्र-अज़कार करें। सबसे अफ़ज़ल ज़िक्र जो है वो कुरान पाक है, तो आप कुरान पाक को अपना पढ़ती रहें और उसके बाद अव्वल वक़्त की नमाज़ अदा कर दें। तो एक और टिप भी देती हूँ, वो ये कि वैसे तो आपके जो ख़ैमों के वॉशरूम हैं, उनमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होती लेकिन अरफ़ात के भी बाज़ वॉशरूम्स में, बाज़ मुज़दलिफ़ा वग़ैरह के वॉशरूम में और इसी तरह जब आप अगर आप इहराम की हालत में ही तवाफ़ ज़ियारा के लिए चले जाते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ जगह पर हैंड वॉश लगे होते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि उन हैंड वॉश को आपने यूज़ नहीं करना, उनमें खुशबू होती है और हज के दिनों में आपने खुशबू वाली कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है। फिर वॉशरूम के अहवाल बता देती हूँ कि जो ख़ैमों के करीब जो वॉशरूम्स होते हैं, औरतों और मर्दों के अलग-अलग वॉशरूम होते हैं, उसमें जो नलके लगे होते हैं, अगर आप उनको एक मर्तबा दबाते हैं, तो बड़ी प्रेशर से उनमें से पानी आता है और वो पानी जैसे ही गिरता है क्योंकि नीचे सीमेंट का फर्श है, तो वो जैसे ही गिरता है, तो पानी उछलता है और आपके ऊपर छींटे ज़रूर आते हैं। इसी तरह वॉशरूम के अंदर जो फ्लश वगैरह होते हैं, उनमें भी सीमेंट गिरे हुए होते हैं। वहाँ पर जब आप वॉशरूम भी यूज़ करते हैं, तो उससे भी छींटे उड़ते हैं जो कि बाद में आपके लिए तकलीफ का बायस बन जाते हैं। इसी वजह से आपको 2-3 सूट और 2-3 अबाया कहे थे क्योंकि वहाँ पर आपने अपनी पाकी का अपनी पाकी का भी ख़्याल रखना है और दूसरों की पाकी का भी ख़्याल रखना है। तो वहाँ पर छींटे ज़रूर उड़ते हैं। इसके अलावा वॉशरूम के अंदर जो नलके होते हैं, वो आपका एक हैंडल की तरह से होते हैं। अगर आपने बेख़याली में उसको खोला तो उसमें बड़े प्रेशर से पानी आता है। आगे उनके पाइप लगी हुई होती है। तो वो जो प्रेशर से एकदम से पानी आता है, तो वो भी अक्सर आपको गीला कर देता है। तो उसके नलके को भी खोलते हुए ज़रा एहतियात करें, आराम से खोलें ताकि एकदम से प्रेशर से पानी ना आए। और इसमें आपको सबसे बेहतरीन एक टिप देती हूँ, जो कि मैंने आपको ये टिश्यू रोल कहे थे। ये टिश्यू रोल की एक मोटी-सी लेयर जब भी आप वॉशरूम में जाएँ, ये आप अपने साथ ले जाएँ। मोटी-सी लेयर जो टिश्यू पेपर की होगी, ये आप फ्लश के ऊपर बिछा दें, उसके बाद आप फ्लश यूज़ करें, तो आपके ऊपर छींटे नहीं आएँगे। इसके अलावा डी कैटेगरी के जो वॉशरूम्स हैं, फ्लश होता है और ऊपर शावर लगा होता है, तो वहीं पर आपको नहाना होता है और वहीं पर आपको कपड़े भी चेंज करने होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ये टिप देती चलूँ कि अगर आप इस तरह से टिश्यू रोल की मोटी लेयर फ्लश के ऊपर डाल देंगी, आप अगर नहा भी रही के ऊपर कम से कम छींटे नहीं उड़ेंगे और आप आराम से नहा भी सकेंगी। दूसरी बात, जब आप वॉशरूम जाएँ तो सबसे पहले वो मैंने आपको बताया कि पाइप साथ लगी होती है, उसे अच्छी तरह से वॉशरूम को पहले धो लें, फिर उसके बाद आप वॉशरूम यूज़ करें तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। इसी तरह आपने वहाँ पर जो वुज़ू करना है, मैंने आपको बताया कि एकदम प्रेशर से पानी आता है और एक दफ़ा में आएगा, तो पानी फिर बंद हो जाएगा, तो दोबारा जब आपको यूज़ करना पड़ता है नल का, तो दोबारा आपको दबाना पड़ेगा, फिर उतने ही प्रेशर से पानी आएगा। तो उसके लिए टिप ये है कि जिस वक़्त आपने वुज़ू करना हो तो कोशिश करें कि बैठकर वुज़ू ना करें, जितना आप नलके से करीब होकर बैठकर वुज़ू करेंगी, उतने ज़्यादा छींटे आपके ऊपर ज़्यादा उड़ेंगे। तो खड़े होकर थोड़ा-सा दूर होकर अगर आप वुज़ू करेंगी, तो वो आपके लिए आसानी रहेगी और आपके ऊपर छींटे भी नहीं उड़ेंगे। वॉशरूम के लिए एक और टिप दे देती हूँ, वो ये कि मिना में जिस जगह पर आपके ख़ैमे होते हैं, उन ख़ैमों से कुछ फ़ासले पर थोड़ा आपको ज़्यादा चलकर जाना पड़ता है, तो कुछ फ़ासले पर 2-2 मंज़िला वॉशरूम्स भी हैं और वज़ूख़ाने भी हैं। मिना के जो ख़ैमे होते हैं, उनके अंदर 5 दिन सफ़ाई करने के लिए कोई भी नहीं आता। आपने अपने वॉशरूम्स वग़ैरह को खुद साफ़-सुथरा रखना होता है, लेकिन ये जो 2 मंज़िला इमारतें मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा-थोड़ा सा दूर होती है हर ख़ैमे से, थोड़ा चल के जाना होता है।
तो यहाँ पर जो वॉशरूम्स होते हैं, उनको रोज़ाना साफ़ करने के लिए लोग भी मौजूद हैं, साफ़-सुथरे भी होते हैं। तो अगर आपने सुबह के टाइम पर जैसे आपने नहाना है, आपने कपड़े चेंज करने हैं, आपने ब्रश वग़ैरह करना होगा जब आपका एहराम उतर जाएगा, तो कोशिश करें थोड़ा-सा ज़्यादा चल कर आप जाएँ और जाकर वहाँ पर नहा-धो के अच्छी तरह से अपने आप को पाक करके, फिर आकर आप मिना में अपने बाकी जो आपके गंदे कपड़े होंगे, वो आप रख दीजिए और उसके बाद आपने जहाँ जाना हो, आप वहाँ चले जाएँ। तो ये भी एक टिप आपके बहुत ज़्यादा वहाँ पर काम आएगी। कोशिश करें कि जाते ही सबसे पहले अपने करीबी ये जो 2 मंज़िला इमारतें हैं, इनको ज़रूर देख लें। सफाई का इंतज़ाम यहाँ पर अच्छा होता है और यहीं पर ही सिर्फ़ सफाई होती है, आपके ख़ैमों की सफाई के लिए कोई भी नहीं आता है। एहराम की हालत में किन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टिप है, वो ये है कि हम में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि हम क्या खा रहे हैं। हमारे करीब जितने भी लोग थे, कुछ कराची के रहने वाले थे, वो सिपारी खाने के आदी थे, तो इस तरह की सिपारियाँ उनके पास थीं। इन सिपारियों के अंदर खुशबू भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा कुछ सिपारियाँ इलायची वाली भी होती हैं, तो एकदम से एक तेज़ खुशबू आती थी और उनको मना किया जाता था, तो क्योंकि वो सीख कर नहीं आए हुए थे, तो वो बाज़ नहीं आते थे। इसी तरह कुछ हाजी साहबान क्या करते हैं कि वो बबल मुँह में डाल लेते हैं या कुछ इस तरह की खुशबूदार टॉफ़ियाँ मुँह में डाल लेते हैं। तो 3 दिन जब आप एहराम की हालत में हो, तो हर खुशबूदार खाने से आपने परहेज़ करना है, जिसकी खुशबू आपके मुँह में भी आ जाए, जिसकी खुशबू आपके हाथों में भी लग जाए। 3 दिन तक आपने ये नहीं खाना है। वह हमारे कैंप में एक खातून थी और वो क्या करती थीं कि दोपहर में और रात में जैसे ही वो खाना खा लेती थी, तो एकदम से वो पीछे की साइड पर जाकर बैठ जाती थीं और अपने ऊपर बड़ी चादर ले लेती थीं और वो बैठकर फिर बीड़ी पीती थीं और उसकी इतनी बदबू होती थी कि हम सब जितने करीब-करीब होते थे, हम सब उससे परेशान हो जाते थे। उन्हें भी बहुत मर्तबा बताया लेकिन वो भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थीं। उनका ये कहना था कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है अगर मैं नहीं पीती तो। तो अभी भी बहुत सारे दिन हैं अगर आप इन चीज़ों के आदी हैं क्योंकि मिना के कैंपों में मैंने अपनी आँखों से ये लोगों को देखा है कि वो इन चीज़ों के इतने आदी हो चुके होते हैं कि वो मुसलसल ये चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं और उन्हें एहसास भी नहीं होता कि वो एहराम की हालत में भी इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि नहीं करना। इसी तरह खुशबू वाले माउथ वॉश और इस टाइप की चीज़ें भी आपने इस्तेमाल नहीं करनी और जितने दिन आप एहराम की हालत में होंगे, आप मिसवाक करेंगे। 3 दिन होंगे आप एहराम की हालत में, तीसरे दिन आपका एहराम खुल जाएगा, तब तक हम सब्र करें और अभी से अपने आप को आदी करें कि ये चीज़ें हमारे लिए तकलीफ़ का बाइस ना बने। फिर मिना में अपनी जगह पर बैठकर खूब खूब ज़िक्र-अज़कार करें, अल्लाह सुब्हाना व तआला को याद करें और अल्लाह करे कि अल्लाह ताला आपका ये हज मबरूर करवाएँ और अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको हज के इस सफ़र में सब्र अता फ़रमाएँ और आप बेहतरीन हज करके वापस आएँ इंशाअल्लाह ताला। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।